स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज हम शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर राज्य का जो शेखावाटी क्षेत्र है यह इसके बारे में। तो जो वर्तमान सीकर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू इनको शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू को शेखावाटी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जयपुर राज्य का जो शेखावाटी क्षेत्र था उसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर 421 जागीरदार थे। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में जागीरदारों की संख्या कितनी थी? तो यह 421 थी। पंचपाणे, शेखावाटी क्षेत्र की जो 5 बड़ी जागीरें थी, शेखावाटी क्षेत्र की 5 बड़ी जागीरें जिनमें नवलगढ़, मंडावा, डूंडलौद, बिसाऊ और मालासर इनको शामिल किया जाता है। इनको पंचपाणा कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र की 5 बड़ी जागीरें नवलगढ़, मंडावा, डूंडलौद, बिसाऊ और मालासर इनको पंचपाणे कहा जाता था। ये संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र का 75% भूभाग यानी कि 3/4 भूभाग था। जो पंचपाणी क्षेत्र था वो संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र यानी कि जितने भूभाग पर शेखावाटी का भूभाग था उसका 75% भूभाग तो ये 5 जागीरें थी। किसान, यहाँ के ज्यादातर किसान थे वो जाट जाति के थे, जो जागीरदारों के द्वारा अत्यधिक लगान लेने, बेगार लेने और लागतों की अधिकता से दुखी थे। यानी कि यहाँ के जो किसान थे उनके साथ जागीरदार अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। यहाँ के जागीरदारों को विशेष अधिकार था कि वे किसी को भी पीट देते थे, किसी के साथ भी मनमाना व्यवहार करते थे। 11 जुलाई 1924 को किसानों ने यहाँ के जागीरदार यानी कि जो पंचपाणी थे उनके जागीरदारों की विरुद्ध शिकायतें की महकमा खास जयपुर में। 11 जुलाई 1924 को किसानों ने महकमा खास जयपुर में जागीरदारों की शिकायत की। मालासर के जागीरदार ने किसानों से प्रति बीघा 1 रुपया वसूलना चाहा। यानी कि जो मालासर का जागीरदार था उसने किसानों से कहा कि आपके पास में जितने बीघा जमीन है आप उतना रुपया मुझे दो। यानी कि 1 बीघा का 1 रुपया राजस्व लगान के अतिरिक्त वसूलना चाहा। लेकिन इसके लिए यहाँ के किसानों ने मना कर दिया। यहाँ के किसानों ने कहा कि हम आपको प्रति बीघा 1 रुपया नहीं देंगे। किसानों की सहायता करने के लिए राम नारायण चौधरी पहुंचते हैं। किसानों की सहायता के लिए यहाँ पर राम नारायण चौधरी पहुंचते हैं, लेकिन उनके जयपुर राज्य में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। अक्टूबर 1925 को अखिल भारतीय जाट महासभा का पुष्कर में अधिवेशन होता है। यानी कि अखिल भारतीय जाट महासभा का एक अधिवेशन होता है पुष्कर में, जिसके सफल आयोजन से यहाँ के किसान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वे शेखावाटी जाट सभा का गठन करते हैं। अक्टूबर 1925 को अखिल भारतीय जाट महासभा का पुष्कर में अधिवेशन होता है। इससे प्रोत्साहित होकर यहाँ के किसान शेखावाटी जाट महासभा का गठन करते हैं। तो शेखावाटी जाट सभा का गठन अक्टूबर 1925 के बाद होता है। यह शेखावाटी क्षेत्र का जातीय आधार पर संगठन था। 5 नवंबर 1925 को बगड़ में एक सभा का आयोजन करके एक संघर्ष समिति का गठन किया जाता है। यानी कि 5 नवंबर 1925 को बगड़ में एक सभा की जाती है और उसके बाद संघर्ष समिति का गठन किया जाता है। 5 नवंबर 1925 को जिस संघर्ष समिति का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष राम सिंह को बनाया गया और उपाध्यक्ष बूट जाट को बनाया गया। इस संघर्ष समिति का महामंत्री रतन सिंह को बनाया गया। महामंत्री रतन सिंह, अध्यक्ष राम सिंह, उपाध्यक्ष बूट जाट। इस संघर्ष समिति ने शेखावाटी क्षेत्र के गांव-गांव में
में घूमकर यहाँ के किसानों को एकत्रित किया और यहाँ के जागीरदारों को लगान न देने के लिए प्रोत्साहित किया। दिसंबर 1925 को जब इस यहाँ के किसान आंदोलन को प्रारंभिक सफलता मिली, तब शेखावाटी क्षेत्र के अन्य ठिकाने खेतड़ी, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ में शेखावाटी जाट सभा के नेतृत्व में एक आंदोलन कर दिया। शेखावाटी जाट सभा के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? तो ये दिसंबर 1925 में। किन किन ठिकानों ने? तो ये खेतड़ी, मंडावा, डुंडलोद और बिसाऊ ठिकानों ने यहाँ के किसानों ने भूमि कर न देने का निर्णय किया। यानी कि जो शेखावाटी जाट सभा के जो नेता थे, उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि आप जागीरदारों को लगान न चुकाए। तब यहाँ के किसानों ने भी जाट नेताओं की बात मानकर भूमि कर न देने का निर्णय किया। जयपुर राज्य ने एक आयोग का गठन किया, क्योंकि खेतड़ी, मंडावा और डुंडलोद और बिसाऊ ने जयपुर दरबार से आग्रह किया, यहाँ के किसानों की समस्याओं को लेकर सुझाव मांगे। तब जयपुर राज्य ने एक आयोग का गठन किया और उस आयोग ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। जब इस आयोग ने किसानों की मांगों का समर्थन किया, तब इन सभी ठिकानों ने किसानों को करों में छूट देने का ऐलान किया। यानी कि यहाँ इन ठिकानों ने किसानों को करों में छूट दे दी। 1929 ईस्वी को खेतड़ी के जागीरदार ने लगान व लागतों में वृद्धि कर दी। यानी कि जब किसानों ने छूट दे दी, लेकिन 1929 ईस्वी में खेतड़ी के जागीरदार ने लगान में वापस वृद्धि कर दी। किसानों ने इस बढ़े हुए लगान को देने से मना कर दिया। जब किसानों ने लगान नहीं दिया, तब यहाँ के ठिकानेदार ने लगान नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीन दूसरे किसानों को दे दी। यानी कि जिन किसानों ने अपना लगान नहीं चुकाया, उनकी जमीन दूसरे किसानों को सौंप दी जाती है। 1931 ईस्वी ठाकुर देशराज ने किसानों को संगठित किया। यानी कि 1931 में ठाकुर देशराज ने किसानों को संगठित कर दिया। फरवरी 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का झुंझुनू में एक वार्षिक अधिवेशन होता है। अखिल भारतीय जाट महासभा का वार्षिक अधिवेशन होता है झुंझुनू में। कब? तो यह होता है फरवरी 1932 को। 16 मई 1934 को हेरावास के जागीरदार कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा गांव में आग लगवा दी। जागीरदार कल्याण सिंह, हेरावास जागीरदार कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा गांव में 16 मई 1934 को आग लगवा दी। अब बात करते हैं जयसिंहपुरा हत्याकांड। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को डुंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने, डुंडलोद के ठाकुर का भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में खेतों में काम कर रहे किसानों पर गोलियां चलवाई, जिसमें 4 किसान शहीद हो जाते हैं। तो जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934। ईश्वर सिंह पर जयपुर रियासत में मुकदमा चलाया गया। यानी कि जयसिंहपुरा हत्याकांड के जो आरोपी थे ईश्वर सिंह, जो डुंडलोद के ठाकुर के भाई थे, उन पर जयपुर रियासत में मुकदमा चलाया जाता है और इस मुकदमे में 1.5 वर्ष की सजा हो जाती है। यह पहला मुकदमा था जिसमें किसी आरोपी को सजा हुई हो, जिसने किसानों पर अत्याचार किया। संपूर्ण जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो जयसिंहपुरा दिवस संपूर्ण जयपुर रियासत में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1934 को शेखावाटी जाट किसान पंचायत ने जयपुर महाराजा को मांग पत्र भेजा। यानी कि जब किसानों पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी जाती है, तब शेखावाटी जाट किसान पंचायत ने जयपुर के महाराजा को एक मांग पत्र भेजा 9 अक्टूबर 1934 को। वर्ष 1936 में जागीर में, दरअसल यहाँ के सीकर के जो नाजिम थे, उन्होंने
यहाँ के किसानों की जो शिकायत थी उन उसकी पुष्टि करते हुए जयपुर रियासत से कहा कि आप किसानों की समस्याओं को सुलझाइए। तब 1936 में जागीरों में भूमि सर्वेक्षण एवं भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की गई। तो भूमि सर्वेक्षण एवं भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो ये 1936 में शुरू की गई थी। वर्ष 1938 में जयपुर प्रजामंडल में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया गया। यानी कि जयपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1931 में होती है कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। इन्होंने वर्ष 1938 ईस्वी में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है वर्ष 1938 में। जयपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया वर्ष 1938 में और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावाटी जाट सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय किया जाता है। तो जयपुर प्रजामंडल का विलय किसके प्रयासों से किया जाता है? जयपुर प्रजामंडल में शेखावाटी जाट सभा का विलय किसके प्रयासों से किया जाता है? तो ये हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। जयपुर प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। दरअसल शेखावाटी जाट किसान सभा के जो नेता थे उनका मानना था कि यदि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की हो जाती है तो हमारी समस्याओं भी सुलझ जाएगी। इसलिए उन्होंने शेखावाटी जाट सभा का जयपुर प्रजामंडल में विलय कर दिया और जयपुर प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया। जब प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया तब यहाँ के यानी कि जयपुर राज्य को लगने लगा कि ये तो हमारे विरुद्ध साजिश की जा रही है। इसी वजह से जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज और अन्य किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार यह आंदोलन लगातार चलता रहता है और मार्च 1947 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित लोकप्रिय मंत्रिमंडल में किसानों की मांगों पर विचार किया जाता है और लाग बाग एवं बेकार प्रथा पर रोक लगाकर किसानों को राहत दी जाती है। मार्च 1947 हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित लोकप्रिय मंत्रिमंडल जिसमें किसानों की मांगों पर विचार किया गया और जो लाग बाग एवं बेकार प्रथा थी उस पर रोक लगाकर किसानों को राहत दी।